8वां का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनकम, क्रॉस और प्राइस पढ़ा था, जिसके अंदर जो प्राइस वाला पार्ट था वो सेम पार्ट आपका मीनिंग हो जाएगा। और उसके अलावा आपको 5 टाइप्स आपको देखने हैं अंडर द हेड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि मैंने वहां पर भी बताया था कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये सेम चीज आपको यहां पर भी अप्लाई करना है और उसी के बेसिस पर आपको ये 5 टाइप सॉल्व करने हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है आपका यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोला मैंने? यूनिटरी। क्या बोला बेटा? यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनिट, यानी यूनिट मतलब सेम। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करना है तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो। क्या बोला? इज अ रेशियो ऑफ proportionate change in quantity demanded of a commodity। क्या बोला? proportionate change in the quantity demanded of a commodity to the same proportionate change in प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये सुना सुना तो लग रहा है, लेकिन ये दोनों में और प्राइस में डिफरेंस क्या है? ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है ना वो आपका ये पार्ट है, सेम। कैसे? आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला तो पढ़ा है। क्या पढ़ा था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहां पर मैं लिखता हूं ईडी। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहता है? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो। रेशियो मतलब अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू प्रोपोर्शनेट चेंज मतलब परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड टू मतलब अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बट यहां पर क्या लिखा है? सेम। यानी अगर मेरा डिमांड 10% से चेंज होता है तो मेरा प्राइस भी 10% से चेंज होगा। क्या कहा मैंने? अगर मेरे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी में अगर मेरे प्राइस में 10% का ऊपर या 10% नीचे जाता है तो मेरे डिमांड में भी सेम परसेंटेज का चेंज होगा। यानी अगर 10 रुपए का प्राइस, 10 रुपए में मैं 1 किलो खरीदता था या 10 kg खरीदता था, 10 रुपए में 10 रुपीज में 10 kg का डिमांड करता था, तो यहां पर क्या हो रहा है? 10 रुपए में 10 kg, तो जैसे इसका प्राइस बढ़ रहा है 1 रुपया बढ़ गया तो मैंने मेरा केजी 1 रुपया घटा दिया। तो यहां पर देखोगे तो 10% की बढ़ोतरी हुई है, 10% बढ़ गया ना, और यहां पे 10% कम हो गया। मतलब क्या हो रहा है? प्राइस आपका 10% बढ़ रहा है तो डिमांड आपका 10% कम हो रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्या है? 10% ही है। मतलब दोनों का प्राइस क्या है? दोनों का परसेंटेज चेंज क्या है? 10% है। और 10% अगर आप कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। यानी ईडी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 1। क्लिफ वापस बोल रहा हूं कि यहां पर यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होगा? यहां पर जितने परसेंटेज में प्राइस चेंज हो रहा है उस सेम परसेंटेज में क्वांटिटी भी चेंज होनी चाहिए। समझा? तो आपको आंसर क्या मिलेगा? सिंबल में ईडी इज इक्वल टू 1। ईडी इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द क्लिफ अगर आपको इसको सिंबॉलिकली करना है तो वो सब डायग्राम में भी बताऊंगा, सारे कर्व भी बताऊंगा। फिलहाल हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है? सेकेंड टाइप पर आता बेटा। सेकेंड, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोला बेटा? रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल से सिंपल मतलब अगर मैं बताऊं तो यहां पर अगर मेरे प्राइस में जितने परसेंटेज का चेंजेस होगा उससे डबल परसेंटेज या उससे ज्यादा परसेंटेज में मेरा डिमांड चेंज होगा। यानी
अगर मेरा प्राइस 10% बढ़ता है तो मेरा डिमांड 10% से ज्यादा, और वो 10 से ज्यादा क्या, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, डजेंट मैटर। क्लियर? मतलब मेरा प्राइस जितना बढ़ रहा है उससे कई गुना ज्यादा या उससे ज्यादा क्या बढ़ रहा है, डिमांड, या कम ज्यादा हो रहा है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। प्राइस अगर कम होगा तो प्राइस डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम। लेकिन ये कम ज्यादा होने में जो परसेंटेज का गेम है ना वो मैटर करता है, समझा? मतलब मेरा परसेंटेज 10 है और यहाँ पे 20% की बढ़ोतरी हो गई। जैसे मैंने 10% प्राइस गिराया, डिमांड 20% बढ़ गया, समझा? जैसे मैंने 10% प्राइस बढ़ाया, डिमांड 20% कम हो गया। क्या हो गया? वो सब इनवर्स है। तो यहाँ पे किसका गेम है, परसेंटेज का। किसका? परसेंटेज का। तो रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, इज अ रेशियो ऑफ proportionate change in the quantity of a commodity demanded, proportionate change in the quantity demanded of a commodity। क्लियर? अब यहां पे डिमांडेड ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा, मोर देन the proportionate change in price of the commodity। अरे तकलीफ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, मोर देन। अब मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, ED is equal to percentage change in quantity of a commodity percentage change in price। अब यहां पर देखो, मान लो मैंने 10% का प्राइस बढ़ा दिया, तो डिमांड क्या करो, 20% का चेंज कर दो। अब वो कम ज्यादा, अरे सीधी बात है यार, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम, और प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग किसकी बात करें, चेंज। अब चेंज प्लस में भी हो सकता है, माइनस में, डजंट मैटर। तो हम लोग फिलहाल किसकी बात करते हैं, परसेंटेज की। अब इसको कैंसिल करोगे तो मेरा ईडी का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 2 आएगा। 10 2 20 होता है ना। इसका मतलब ईडी जो है वो 1 से ज्यादा है, ईडी जो है वो 1 से ज्यादा है। तो रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंबल क्या रहेगा, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1। डिफिकल्टी। अब इसी का उल्टा होता है रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अरे तकलीफ, इसी का उल्टा करो। तो अभी आप इसी को चेंज कर सकते हो क्या, यस। कैसे चेंज करोगे, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट। मैं एकदम डिफरेंट तरीके से आपको लिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कुछ भी बायट ना करना पड़े। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। अब यहां पर क्या लिखोगे, मोर देन था यहां पर, तो यहां पर क्या लिखोगे, लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कोई तकलीफ? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या, वर्ड क्या है, लेस देन। यहां पर क्या था, सेम, यहां पर क्या था, मोर, यहां पर क्या था, लेस। अब ईडी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्वांटिटी देखो, अगर मैं 10% का प्राइस बढ़ा रहा हूं तो 5% ही क्वांटिटी हो रही है। उल्टा, प्राइस में जितना चेंज करा उससे कम क्या हो रहा है, क्वांटिटी। यहां पे मोर देन था इसलिए क्वांटिटी बढ़ा दिया। अब यहां पर कम कर दो तो ईडी का वैल्यू आएगा 0.5, है ना। इसका मतलब जो ईडी है वो 1 से क्या है, कम है। ईडी क्या है, 1 से कम है। यहां पे 2 था, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ईडी इज ग्रेटर देन 1। यहां पे 0.5 था तो ईडी इज लेस देन 1, ईडी इज लेस देन 1। सिंबॉलिकली कोई डिफिकल्टी आ रही है, नहीं। अब थर्ड वाले पार्ट पे शिफ्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा, परफेक्टली
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, डायग्राम में समझाऊंगा, डायग्राम में क्या चेंजेस है वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है वो सारी चीजें आपको समझनी है। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, यहां पर परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपके प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, बट द क्वांटिटी रिमेन्स चेंजेस एवरी टाइम, यानी वो बाकी की चीजें चेंज होती रहती है, मतलब डिमांड चेंज होते रहता है। वापस बोल रहा हूं बेटा, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, perfectly elasticity of demand is a ratio of percentage या proportionate change in quantity demanded of a commodity but no change in प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अरे तकलीफ, इसमें क्या बताया, बताओ, मतलब यहां पर क्या चेंज नहीं होना चाहिए, यहां पर प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। वापस बोल रहा हूं बेटा, यहां पर क्या चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहां पर मेरा क्या चेंज नहीं होना, यहां पर प्राइस मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। वापस परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने क्या बताया, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो बिटवीन रेशियो ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बट नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में चेंज करो बट प्राइस में चेंज नहीं होगा। क्वांटिटी में समझो 10% का इंक्रीमेंट या डिक्रीज हो गया, बट प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसलिए जीरो लिखोगे। और किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आता है इसका मतलब इनफाइनाइट होता है वैल्यू। क्या होता है उसका वैल्यू, इनफाइनाइट मतलब नो डिफाइंड। किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आया तो क्या हो गया, इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते। अंडरस्टूड। अब इसी को सेम परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेम उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ proportionate change in price of a commodity but no change in क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब अब आपका प्राइस चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। इसका मतलब ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में मैं 10% ऊपर नीचे कर सकता हूं लेकिन क्वांटिटी में चेंज होने वाला नहीं है। और किसी भी नंबर के कोई भी नंबर अगर जीरो से नीचे रहेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, जीरो। क्या रहती है, जीरो। डिफिकल्टी 5 इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो आपको 2 मार्क दिला सकते हैं। 5 इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो आपको 2 मार्क दिलाने के लिए काफी है। कोई भी बिना टेक्स्ट बुक को रिफर किए इजी सेंटेंस में मैंने बताया कि यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दोनों सेम रखा। इतना सेंटेंस सेम है। पहले वाले में सेम बोला तो यूनिटरी, मोर देन बोला तो रिलेटिवली इलास्टिक, लेस देन बोला तो रिलेटिवली इन इलास्टिक। इतना। फिर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन सेम, चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, यहां पर नो चेंज इन प्राइस बोला है ना, नो चेंज इन मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन सेम, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्वांटिटी चेंज हो तो हो गया परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या हो जाएगा, जहां पर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है प्राइस चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपका सिंबॉलिक भी आ गया। क्या आ गया, सिंबॉलिक। अच्छा, सिंबॉलिक करने का मेन रीजन क्या है, किसी साल में यानी जब ये सिलेबस में था, पुराना सिलेबस में पूरा क्वेश्चन था, तो किसी एक साल में उन्होंने पूरा का पूरा मैथ्स द कॉलम पूछा था 5 मार्क के लिए। कैसे मालूम है,
यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, और उसके सामने ये सिंबल्स दिए थे और मैच द कॉलम करो तो याद रहना चाहिए कैसे करना है। यूनिटरी, ये अगर आप लोग ने सिंबॉलिक, अच्छा ये आता कैसे वो भी मैंने बता दिया, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं सॉल्व करके दिया लेकिन मैंने कोशिश की कि बता दूं। अब डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए है तो वो आपसे डायग्राम एक्सपेक्ट करते हैं। तो डायग्राम कैसे करना है देखो, सबसे पहले आप कॉमन डायग्राम बनाओ, सब में आपका कॉमन डायग्राम वही रहेगा, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस 0। सेम आप लोग यहां पर भी कॉमन डायग्राम बनाओगे, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस 0, सेम वाई एक्सेस एक्स एक्सेस 0, उसके बाद y एक्सेस 0 और x, सेम यहां पर भी y 0 और x, ठीक है सेम आपका। अब क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैं एक बेसिक प्राइस और क्वांटिटी लेता हूं, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। क्या बोला है, यूनिटरी इलास्टिसिटी में सेम बोला है, क्या बोला है सेम। अच्छा ये तो फंडा याद है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम, प्राइस अगर कम करूंगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना। तो ये वाला फंडा सब में इस्तेमाल करना है आपको। अगर मैं प्राइस को ऊपर लेके जा रहा हूं तो क्वांटिटी क्या होना चाहिए, अंदर या बाहर, अंदर, क्योंकि कम हो रहा है ना, क्वांटिटी क्या हो रहा है, कम। प्राइस अगर मैं 10 नीचे लेके जा रहा हूं तो क्वांटिटी बाहर होगा कि अंदर, बाहर, क्योंकि बढ़ जाएगा ना। तो वही कर रहा हूं मैं। अब यहां पर मैं लेते समय देखो ये बनाना कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पे 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूं, कितने सेंटीमीटर का, 1, तो यहां पर भी 1 सेंटीमीटर का गैप होगा, समझा। तुम लोग बोलेगे सर अपनी मर्जी से लेंगे, अपनी मर्जी से लेंगे तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 सेंटीमीटर गैप, यहां पर भी 1 सेंटीमीटर का गैप, प्राइस 1 क्वांटिटी 1, तो यहां पर आपका डिमांड का बनेगा dd, क्या बनेगा, dd, अंडरस्टूड। अब इसको इधर लेके जाता हूं, शिफ्ट, प्राइस क्वांटिटी, क्या हो रहा है, ज्यादा क्या है यहां पर देखो, क्वांटिटी डबल है और प्राइस कम है। तो अगर मैं प्राइस 10% नीचे लेके जाता हूं तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और प्राइस अगर ऊपर ले जाए तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, सीधी बात है। तो यहां पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर का गैप नीचे की तरफ लेता हूं 2 सेंटीमीटर, तो यहां पे 1 सेंटीमीटर, तो यहां पर क्या ले रहा हूं 2 सेंटीमीटर, ऐसा मैं लिख रहा हूं। आपको लिखना नहीं, आपको सिर्फ समझना है। और उसको ऐसा कर दो dd, क्या हो गया, dd, समझा। अब सेम यहां पर प्राइस और क्वांटिटी, पहले कांस्टेंट, क्वांटिटी कम है प्राइस ज्यादा है, तो क्वांटिटी अगर मैं यहां ले रहा हूं तो यहां पर देखो छोटा ले रहा हूं, यहां 1 सेंटीमीटर तो यहां पे 0.5 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड। बहुत डिफरेंस समझ के ले लो, डायग्राम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे जो लिखा है ना वही उसी हिसाब से, मैं ज्यादा मगजमारी नहीं करेंगे अपन। 10 लिखा 2 है तो यहाँ पे क्वांटिटी 2 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, इस तरीके से। तो ये प्राइस 1 और क्वांटिटी 1, प्राइस 1 क्वांटिटी 1, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे मैंने क्या से प्राइस 0 बोला है ना, प्राइस क्या बोला है 0, तो प्राइस ऐसा ले लेता हूं। अब क्वांटिटी ये हो सकती है, कोई बोला ऐसा क्वांटिटी बढ़ गई, हाँ Q1 भी बढ़ा सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं बाहर भी ले सकते हैं, कोई डिफरेंस कोई फर्क पड़ेगा, dd। अब यहां पर मैंने क्या बोला, क्या सेम रहना चाहिए, क्वांटिटी सेम रहना चाहिए, तो क्वांटिटी मैंने ऐसा ले लिया, अरे हाँ ना, तो ये मेरा Q हो गया और ये मेरा होगा प्राइस। अब प्राइस मेरा बढ़ भी सकता है, प्राइस मेरा कम भी हो सकता है, डिफरेंस वापस बोल रहा हूं, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर आपने ये सारी चीजें समझी है। मैंने ज्यादा चेंजेस नहीं किया, 10-10 बोला मतलब 1-1 सेंटीमीटर, 20-10 बोला था 2 और 1, 2 और 1। सिर्फ मुझे याद रखना है प्राइस कम ज्यादा हो रहा है तो वो मुझे समझ के लेना है। अरे समझा क्या, ये वाला पार्ट मुझे याद रखना है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, अंडरस्टूड। ये करने के बाद अब मुझे बताइए ये जो डिमांड कर्व मैंने बनाया, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो कौन से शेप का है। अब सबसे पहले ये जो शेप दिख रहा है dd सेम सेंटीमीटर का है, ये कौन से शेप का है, सेम। तो यहां पर जो रहेगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला,
क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अंडरस्टूड? अब सेकेंड, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर जो डिमांड कर्व आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, यहां पर जो डिमांड कर्व आपको दिखने के लिए मिलेगा वो होगा फ्लैटर। क्या देखने के लिए मिलेगा? फ्लैटर। फ्लैटर मतलब एकदम बोलते हैं ना, सीढ़ी बोलते हैं ना, फ्लैटर एकदम, जैसे ब्रिज कैसे रहता है, ब्रिज ऐसे एकदम खड़ा रहता है क्या? नहीं, ब्रिज कैसे छोटे थोड़ा 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 फिर ऊपर जाता है ना, उसको बोलता है फ्लैटर। क्या बोलेंगे? फ्लैटर। और उसके बाद इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको मिलेगा स्टीपर। क्या मिलेगा? स्टीपर। स्टीपर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी मालूम है? सीढ़ी, तो सीढ़ी इस तरीके की होती है, स्टीपर। क्या होती है? स्टीपर। अच्छा, अब ये डिमांड कर्व जो दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल, क्या बोला? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, और यहां पर वर्टिकल टू वाई एक्सिस। तो यहां पर आपको पांचवा नेचर देखो, पहला मीनिंग हो गया सबका, दूसरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, तीसरा आपका डायग्राम हो गया, चौथा आपका डिमांड कर्व का नेचर हो गया। नेचर ऑफ डिमांड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व इज अ नेचर ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डिमांड कर्व इज अ नेचर ऑफ फ्लैटर, डिमांड कर्व इज अ नेचर ऑफ स्टीपर, डिमांड कर्व इज अ नेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, या डिमांड कर्व इज अ नेचर ऑफ वर्टिकल टू वाई एक्सिस। इस तरीके से आपको सेंटेंस लिखना है। अच्छा, 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए आया, तो पहले आपको यूनिटरी, फिर रिलेटिवली, फिर रिलेटिव इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, 5 लिखना है। 2 मार्क के लिए आया, 2 मार्क के लिए आया, तो 2 मार्क के लिए क्या पूछेगा मालूम है? रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। 2 समझा? उसके अलावा रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, और रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो ये 4 डिस्टिंग्विश, 2-2 मार्क के लिए। अच्छा, डिस्टिंग्विश नहीं पूछा तो क्या पूछेगा? डिफाइन। डिफाइन में 5 में से कोई भी एक पूछ सकता है डिफाइन में। तो आपको 2 मार्क अगर लेना है तो पूरा 4 साइड उठा के लिख दो, एक साइड पूरा उठा। ये मीनिंग हो गया, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये डायग्राम हो गया, और नेचर ऑफ डिमांड का 4 पॉइंट डालो, खत्म, 2 मार्क आपको पूरा मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी आपका मार्क डिडक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया है। बस यहां पर डायग्राम बनाते समय सेंटीमीटर का ध्यान रखने का, बाकी कोई इसमें फर्क आने वाला नहीं है। ठीक है? डिफिकल्टी इसमें सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं, उसके जगह 10% और 20% लिखना। अंडरस्टूड? डिफिकल्टी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो 8 के लिए नहीं आया तो 4, 2 और 3 के नेचर में पूछा जाएगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। डिफिकल्टी